नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, आजकल मैंने काफ़ी सारे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर वैसे ही ड्राइवर भाइयों को कहते सुनते देखा है कि जिनकी LOI आ चुकी है, हाँ जी दोस्तों, जिनकी E-ऑटो की LOI आ चुकी है, वो लोग काफ़ी सारे ऐसे ड्राइवर भाई हैं जो E-ऑटो लेना नहीं चाहते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि अपनी LOI को बेच रहे हैं। कोई 20,000 रुपये मांग रहा है, कोई 30,000 रुपये मांग रहा है, इस प्रकार से बेच रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या ये LOI बेचना लीगल है या फिर इलीगल है। मतलब कहने का ये है क्या ये कानून के तहत आता है LOI बेचना या फिर नहीं आता है। और दूसरी चीज़ ये दोस्तों, अगर आप इस LOI को बेचते हैं तो बेचने वाले को क्या क्या नुकसान हो सकता है दोस्तों, और बेचने वाले को क्या क्या करना चाहिए अगर वो LOI बेचता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ सावधानियां हैं जो आपको ज़रूर बरतनी चाहिए। और वहीं दोस्तों, खरीदार है उसके लिए भी कुछ सावधानियां हैं जो उसको भी इन सावधानियों को जरूर बरतना चाहिए। नहीं तो दोनों प्रकार से दोनों खरीदने वाले का भी बेचने वाले का नुकसान होना संभव है। तो अगर आप अपनी LOI बेचना चाहते हैं या फिर आप किसी की LOI को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, ताकि आपको कुछ जानकारी मिल सके, उसके अनुसार आप खरीदने बेचने का ये काम कर सकें और आपको नुकसान भी ना हो। तो अगर आप किसी की भी LOI जो है खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं तो आपको सावधानियां जरूर रखनी चाहिए दोस्तों, नहीं तो आगे चल के आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बेचने वाले की तरफ से। तो नंबर 1, क्या LOI बेची जा सकती है, क्या ये लीगल है? तो दोस्तों मैं बता दूं, ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है। LOI बेची नहीं जा सकती है। सरकार ने ये LOI आपको कमाने खाने के लिए दी है, इसको बेचने के लिए नहीं दी है। इसको बेचने का जो प्रोसीजर सरकार ने रखा है उसका टाइम पीरियड है 1 साल। हाँ जी दोस्तों, 1 साल के बाद आप अपना ऑटो खरीद के उसको किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। फिर भी अगर आप बेचना चाहते हैं और कोई ख़रीदार आपको मिल गया है तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जैसे कि अगर आप किसी को LOI बेचते हैं तो सबसे पहले आपको कम से कम 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे उस व्यक्ति का पूरा एग्रीमेंट लिखवा लेना है कि मैं इनसे LOI खरीद रहा हूँ, इतने की खरीद रहा हूँ और इतने दिन के बाद मैं इस गाड़ी को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लूँगा। गाड़ी की सभी किस्तें मैं भरूँगा और गाड़ी के द्वारा अगर कोई दुर्घटना होती है या किसी का कोई नुकसान होता है उसका जिम्मेदार मैं ही होऊंगा। तो दोस्तों, वैसे तो लीगल नहीं है, लेकिन आप फिर भी बेचना चाहते हैं तो इस प्रकार का आप स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट जरूर साइन करवा लें दोस्तों। क्योंकि आप अगर किसी को गाड़ी बेच देते हैं और किसी ने गाड़ी की दुर्घटना कर दी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की मृत्यु हो गई या कुछ अन्य केस हो गया, तो दोस्तों वो नाम तो आपके रहेगी गाड़ी। तो जब भी पुलिस आएगी तो सबसे पहले आपको पकड़ेगी, आपको ढूंढेगी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ ये दोस्तों, आप जिसको भी LOI बेच रहे हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। वो कैसा व्यक्ति है, कहाँ पे रहता है, उसका अपना घर है या किराए पे रहता है, उसका चाल चलन कैसा है, क्या वो दिल्ली में काफ़ी साल से रहता है या फिर कुछ दिन के लिए आया है वापिस चला जाएगा। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। मान लीजिए अगर उसने गाड़ी आपसे ले ली, ठीक है दोस्तों, गाड़ी जब आपसे वो ले लेगा, आपका प्राइवेट तरीके से तो एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन जब गाड़ी वहाँ पे कंपनी से आएगी तो गाड़ी जिसके नाम पे LOI थी उसी के नाम पे गाड़ी आएगी, उसी के नाम पे होगी गाड़ी। और जो फाइनेंस होगी, गाड़ी जो भी फाइनेंस होगी वो उसी व्यक्ति के नाम पे फाइनेंस होगी जिसके नाम पे LOI आई हुई है। उसी के सभी डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारे कागज उसी के लगेंगे। तो ऐसे में अगर वो व्यक्ति 2 महीने 4 महीने कोई दुर्घटना करके, कोई केस करके भाग जाता है गाड़ी को छोड़ के, तो सारी जिम्मेदारी उस गाड़ी मालिक की होगी जिसके नाम पे वो गाड़ी है। तो इसलिए मैंने आपको ये जानकारी दी है। आप जांच परख के उस व्यक्ति को तभी LOI बेचें। ऐसे किसी को भी चलते फिरते व्यक्ति को अपनी LOI ना बेचें। 10,000, 20,000 या 50,000 के लालच में आगे चलकर अपना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, काफ़ी सारे चालान ऐसे होते हैं, ट्रैफिक के जो चालान होते हैं वो कुछ चालान ऐसे होते हैं जो ड्राइवर के भी कटते हैं और मालिक के भी कटते हैं। मान लीजिए आपने जिस व्यक्ति को गाड़ी बेची है वो जब तक गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होगी वो ड्राइवर ही माना जाएगा और उस गाड़ी का मालिक आप माने जाएंगे। अगर मान लीजिए ऐसा कोई चालान उस व्यक्ति ने कटवा दिया जो कि मालिक का भी होता है और ड्राइवर का भी होता है, अगर वो चालान कुछ ज़्यादा मोटी अमाउंट का अगर कट गया है तो वो ड्राइवर अगर ना भरे और वो भाग जाए तो आप उसका क्या कर सकते हैं, आप उसको कहाँ ढूंढेंगे? तो ऐसे में आपको ही दोनों चालान भरने पड़ेंगे, क्योंकि आपके नाम पे गाड़ी है
और आपके नाम पे ही रजिस्ट्रेशन है, सारा जो डॉक्यूमेंट है वो आपके लगे हैं, पुलिस आपको ही पकड़ेगी, आपको ही परेशान करेगी। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि जिस भी व्यक्ति को आप अपनी एलओआई बेचें तो उसके बारे में पूर्ण जानकारी जरूर ले लें। चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूं खरीदार के लिए, जो एलओआई खरीदेगा उसको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है या फिर क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं खरीदने की। अगर कोई व्यक्ति किसी से एलओआई खरीदता है, मान लीजिए अगर वो 20,000 में खरीदता है या फिर 30,000 रुपये में खरीदता है, ठीक है, तो 30,000 रुपये या 20,000 रुपये उसे देने पड़ेंगे जिससे वो एलओआई लेगा, ठीक है। अब रह गई बात सब्सिडी की। जो दिल्ली सरकार 25,000 रुपये सब्सिडी देगी या फिर जो ब्याज पे सब्सिडी देगी, ठीक है, वो उस एलओआई खरीदार को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे रजिस्ट्रेशन में नहीं लगा हुआ। रजिस्ट्रेशन में सारे डॉक्यूमेंट जो है एलओआई मालिक के लगे हुए हैं। तो ऐसे में जो 25,000 रुपये सरकार सब्सिडी देगी तो उस एलओआई मालिक के नाम पे वो 25,000 रुपये आएंगे, तो उस एलओआई मालिक को 25,000 रुपये वो मिल जाएंगे और प्लस आप जो भी देंगे 20,000 या 25,000 या 30,000 वो मिल जाएंगे। तो टोटल करीब 50,000 रुपये के आसपास वो एलओआई में कमा लेगा और खरीदार को 3,30,000 रुपये का ब्याज भरना पड़ेगा। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी एलओआई मालिक के नाम पे है, किस्त आप दे रहे हैं, ठीक है। बाई चांस अगर वो जो जिसके नाम पे एलओआई है, जिसके नाम पे गाड़ी है, अगर वो व्यक्ति आपसे ज़्यादा ताकतवर हुआ या कुछ गुंडे टाइप का हुआ, दबंगई टाइप का हुआ, तो दोस्तों वो आपसे गाड़ी छीन भी सकता है, क्योंकि उसके नाम पे ही गाड़ी है, आपके नाम पे कुछ नहीं है, आपने सिर्फ प्राइवेटली एग्रीमेंट कराया है। तो वो गाड़ी अगर छीन लेता है तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर अवश्य काटने पड़ेंगे दोस्तों, आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आप एलओआई खरीदने से पहले आगे तक की सोच के, सारी समझ के, और खरीदार जिससे आप एलओआई खरीद रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में भी आप पूरी तरीके से जान लें कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है, कहाँ पे रहता है, उसका घर है, किराए पे रहता है, उसका चाल चलन कैसा है। तो ये दोनों व्यक्तियों को देख लेना है, चाहे वो बेच रहा हो चाहे वो खरीद रहा हो। अब चलिए तीसरी बात मैं आपको बता देता हूँ खरीदार की, जो एलओआई खरीद रहा है। कुछ चालान ऐसे होते हैं दोस्तों जो ड्राइवर के भी कटते हैं और मालिक के भी कटते हैं, ठीक है। तो ऐसे में गाड़ी आपने उससे प्राइवेट तरीके से तो खरीद ली है, ठीक है। अगर कोई ऐसा चालान हो जाता है जो ड्राइवर का और मालिक का दोनों का होता है, क्योंकि गाड़ी जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक उसका मालिक वही रहेगा जिसके नाम पे एलओआई है। तो ऐसे में अगर चालान कट जाता है ड्राइवर का और मालिक का, तो वो दोनों के दोनों चालान आपको ही भरने पड़ेंगे, क्योंकि आपने उससे एलओआई खरीदी है, चाहे किसी भी प्रकार से खरीदी हो। वो गाड़ी मालिक कोई भी चालान नहीं भरेगा, जितने भी चालान होंगे वो सारे चालान आपको ही भरने पड़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप एलओआई बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं इन चीज़ों पे अवश्य गौर करें दोस्तों। और भी फैक्ट हैं, काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, आप अपना दिमाग लगा के उन चीज़ों को आप सोच समझ के एलओआई बेचें या फिर एलओआई खरीदें। मैंने जितनी मुझे समझदारी थी या जितनी मुझे नॉलेज थी आपको जानकारी दे दी। अगर इसके बारे में कुछ और जानकारी मिलेगी तो आप भाइयों को ज़रूर बताऊँगा। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।